और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल अर्थात राजपूत कालों का इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं या 13वीं शताब्दी तक था। तो इस दरमियान कई वंश हुए और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश जो कि चेदी का कलचुरी वंश था, उसे हम लोगों ने पूरा डिटेल में समाप्त किया। और इस वीडियो में एक छोटा सा वंश है जो दक्षिण भारत का वंश था, जिसका नाम था गंग वंश। तो ये भी अपने आप को क्षत्रिय कुल के मानते थे। तो हालांकि इनकी दो शाखाएं थी, एक उड़ीसा में जिसे पूर्वी शाखा कहते हैं और दूसरा है पश्चिमी शाखा, जो कि मूल शाखा यही है, जो कि एक बृहद शाखा थी। तो हालांकि यह पूर्व मध्यकाल और कुछ हिस्सा इसका पूर्व मध्यकाल में है और पूर्वी शाखा तो पूरी तरह से पूर्व मध्यकाल का हिस्सा है। तो इसीलिए हम लोग इसे पूर्व मध्यकाल में ही शामिल कर लिए हैं। हालांकि मैक्सिमम हिस्सा इसका एंशिएंट हिस्ट्री का है, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल का जो पूर्वी शाखा है वह पूर्व मध्यकाल का हिस्सा है और इसका भी कुछ हिस्सा पूर्व मध्यकाल में पड़ता है। तो चलिए हम लोग गंग वंश की शुरुआत करेंगे और इसके बाद एक छोटा सा वंश पड़ेगा दक्षिण भारत में, कदम्ब वंश। तो उसके बाद यह लगभग राजपूत वंश समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं गंग वंश को। दक्षिण भारत अर्थात वर्तमान कर्नाटक का विख्यात राजवंश कदम्बों तथा पल्लवों के बीच आधुनिक मैसूर का दक्षिण का इलाका। तो यह जो गंग वंश था दक्षिण भारत अर्थात वर्तमान कर्नाटक का विख्यात राजवंश था, जो कदम्ब वंश तथा पल्लवों के बीच आधुनिक मैसूर का दक्षिण का इलाका था। आधुनिक मैसूर का जो दक्षिण का इलाका है तो वह पहले कदम्ब वंश और पल्लवों के बीच पड़ता था। तो ये एक तरफ कदम्ब वंश और दूसरे तरफ पल्लव वंश थे, तो उन्हीं के बीच यह वंश था जो दक्षिण भारत अर्थात वर्तमान कर्नाटक का एक विख्यात राजवंश था। नागार्जुन कोंड की इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा, इस शाखा के द्वारा गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान काल में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो इसका जो वंश था वह नागार्जुन कोंड की इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा थी और इस शाखा के द्वारा गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया। तो याद रखेंगे कि यह जो वंश था वह नागार्जुन कोंड की इक्ष्वाकु वंश की शाखा थी और इस शाखा के द्वारा जब गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त दक्षिण के अभियान में चला जाता है तो उसी का राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर इस वंश ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इनका जो गोत्र था वह काणवायन गोत्र कहलाता था। तो इनका गोत्र काणवायन गोत्र था, याद रखेंगे, काणवायन गोत्र। इनका कुल जानवीय कुल अर्थात गंगा नदी के वंश। ये अपने आप को गंगा नदी के वंशज मानते थे, क्योंकि गंगा नदी का एक और नाम है जानवी। गंगा नदी का क्या नाम है? जानवी। तो इसीलिए ये अपने इनका जो कुल था जानवीय कुल था, अर्थात ये गंगा नदी के वंशज थे, गंगा के वंश। प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण। तो इस गंग वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है वह काफी अंधकारपूर्ण है, उसके बारे में पूरा पता नहीं चलता। तो प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण है, याद रखेंगे। किसका? तो गंग वंश का। इसे हम लोग पश्चिमी गंग वंश भी कहते हैं। और यह जो वंश था लगभग 3री या 4थी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इनका शासन था और उसके बाद 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक
पूर्वी शाखा का शासन था। तो गंग वंश को पश्चिमी गंग वंश भी कहा जाता है। तो इनका प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण था। गंग वंश का स्थान गंगवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गंग वंश जिस स्थान पर शासन किए, आधुनिक मैसूर के दक्षिण इलाके में अर्थात कदम्ब वंश और पल्लवों के बीच, उसे गंगवाड़ी कहा गया। अर्थात गंग वंश का यहाँ पे शासन हुआ, इसी कारण इसे गंगवाड़ी या गंगवाड़ कहा गया। याद रखेंगे कि गंग वंश का जो स्थान था वह गंगवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका संस्थापक कोंकणी वर्मा अभिलेखों के अनुसार। तो इसका संस्थापक कौन था गंग वंश का? तो कोंकणी वर्मा था। यह बात किसमें लिखा गया है? तो अभिलेखों में। तो अभिलेखों के अनुसार क्या पता चलता है कि गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो कोंकणी वर्मा, जिसका एक और नाम था माधव प्रथम। तो कोंकणी वर्मा इस गंग वंश का संस्थापक था। किससे पता चलता है? तो अभिलेखों के अनुसार। इसकी एक और अन्य शाखा थी, पूर्वी शाखा। कलिंग में लगभग 1028 ईस्वी से 1434 से 35 ईस्वी तक शासन। तो पूर्वी शाखा इस गंग वंश की एक और शाखा थी, जिसका शासन उड़ीसा के कलिंग में लगभग 1028 ईस्वी से 1434 से 1435 ईस्वी तक शासन रहा। तो गंग वंश का एक और शाखा कौन था? तो पूर्वी शाखा, जिसका शासन लगभग 1028 ईस्वी से 1434 से 1435 ईस्वी तक शासन रहा। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कबलाल थी, जो कि वर्तमान कोलार है। राजस्थान का कोलार, कर्नाटक का कोलार, जो कि सोना के खान के लिए काफी प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा सोना का खान कहां पे है? तो इसी कर्नाटक के कोलार में। तो याद रखेंगे, उसका पहले नाम था कुबलाल। तो गंग वंश ने प्रारंभिक राजधानी कुबलाल को बनाया, अर्थात वर्तमान कोलार जिला को, जो कि कर्नाटक में है। और बाद में इसकी मुख्य राजधानी तलकाड़ या तलकाड़ी बनी। याद रखेंगे। तो बाद में इसकी मुख्य राजधानी कौन बनी? तलकाड़। और प्रारंभिक राजधानी कर्नाटक का कुबलाल, जो कि वर्तमान कोलार जिला है। याद रखेंगे। तो यह तो था इसका कुछ प्रारंभिक इतिहास जो अभिलेखों से पता चलता है। हालांकि प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण है। तो इसके बाद अब हम लोग शासकों को देखते हैं। तो पहला शासक कोंकणी वर्मा, लगभग 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लगभग इसका एक और नाम था माधव प्रथम। तो कोंकणी वर्मा या कोंकणी बर्मन, कोंकणी बर्मन, याद रखेंगे। कोंकणी वर्मा, कोंकणी बर्मन या माधव प्रथम, ये तीनों एक ही नाम है। याद रखेंगे। तो 350 ईस्वी से लगभग 450 ईस्वी तक पहला शासक, जो कि इसका संस्थापक था, कोंकणी वर्मा बनता है, जिसका एक और नाम था माधव प्रथम या फिर कोंकण वर्मा। लगभग 350 ईस्वी में गंग वंश अर्थात पश्चिमी गंग वंश की स्थापना तथा 400 ईस्वी तक शासन। तो इस कोंकणी वर्मा ने 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक लगभग इस गंग वंश का शासन किया और यह गंग वंश का संस्थापक भी था। राजधानी कोलार, इसने राजधानी कोलार को बनाया। तो प्रारंभिक राजधानी इसी कोंकणी बर्मन ने किसे बनाया? तो कोलार को, जो कि उस समय कुबलाल कहलाता था। इसने धर्म महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो उपाधि इसकी क्या रही? धर्म महाराजा धीराज। तो कोंकणी बर्मा ने धर्म महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कई युद्धों में विजय प्राप्त कर, ख्याति प्राप्त कर समृद्धशाली साम्राज्य का निर्माण।
तो कई युद्धों में इस कोंकणी बर्मा ने विजय प्राप्त करके अपनी ख्याति प्राप्त की और उसके बाद एक समृद्धशाली और शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। तो कई युद्धों में विजय प्राप्त कर, ख्याति प्राप्त करके समृद्धशाली राज्य का निर्माण किया। किसने? तो कोंकणी बर्मा ने, या फिर माधव प्रथम ने, या फिर कोंकणी बर्मन ने। ये तीनों एक ही नाम है, तो हम लोग कोंकणी बर्मा या माधव प्रथम के नाम से ही जाने। अगला शासक बनता है माधव द्वितीय, जो कि लगभग 400 ईस्वी से 450 ईस्वी तक शासन करता है। डेट याद करने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यह अलग अलग डेट अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा वर्णित है। तो हम लोग उसी डेट को लेकर चलते हैं जो लगभग ज्यादा में कॉमन हो। तो माधव द्वितीय का शासनकाल लगभग 400 ईस्वी से 450 ईस्वी तक था। कोंकणी बर्मा का पुत्र एवं लगभग 400 ईस्वी में यह शासक बनता है। किसका? तो इस गंग वंश का। याद रखेंगे कि यह जो था कोंकणी बर्मन का पुत्र था और 400 ईस्वी में और लगभग 450 ईस्वी में गंग वंश का शासक बना। कौन? तो माधव द्वितीय 400 ईस्वी में। विद्वान शासक दत्तक सूत्र पर टीका लिखा। याद रखेंगे यह एक विद्वान शासक था। कौन? माधव द्वितीय, जो दत्तक सूत्र पर टीका लिखा। टीका का मतलब होता है भाष्य, अर्थात टिप्पणी, अर्थात कटाक्ष। तो इसने यह एक विद्वान शासक था और दत्तक सूत्र पर टीका लिखा एवं सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, नीति शास्त्रों का ज्ञाता था, उपनिषदों का विद्वान था। दत्तक के वेश्या सूत्र की रचना किसने की थी? तो वात्स्यायन ने। तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया दत्तक के वेश्य सूत्र का इस माधव द्वितीय ने टीका लिखा, अर्थात भाष्य लिखा, टिप्पणी लिखा, कटाक्ष किया। यह सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान शासक था, नीति शास्त्रों का ज्ञाता था एवं उपनिषदों का विद्वान था। याद रखेंगे कौन? तो माधव द्वितीय, जिसका शासन काल लगभग 400 से 450 ईस्वी तक रहा और यह कोंकणी बर्मा या फिर माधव प्रथम का पुत्र था। इसके बाद अगला शासक बनता है हरि बर्मन, जिसे हरि बर्मा या अय्य बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो हरि बर्मन, जिसका शासनकाल लगभग 450 ईस्वी से 460 ईस्वी तक रहा, इसे हरि बर्मा या अय्य बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो माधव द्वितीय का पुत्र एवं गंग वंश का अगला शासक, तो यह जो हरि बर्मन था माधव द्वितीय का पुत्र था एवं गंग वंश का अगला शासक बना। गंगवाड़ी का राजधानी परिवर्तन कोलार से शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी के तट पर तलकाड़ या तलकाड़ी, जो कि वर्तमान तलवनपुर है। तो इस हरि बर्मन ने या अय्य बर्मा ने गंगवाड़ी की राजधानी परिवर्तित करके कहां कर दिया? तो कोलार से तलकाड़ी या तलकाड़ कर दिया, जिसे वर्तमान में तलवनपुर भी कहा जाता है। और यह तलवनपुर शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे कि यह हरि बर्मन या अय्य बर्मा या हरि बर्मा ने गंगवाड़ी की राजधानी कोलार से बदल के शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी के तट पर तलकाड़ या तलकाड़ी कर दिया, जो कि वर्तमान तलवनपुर का इलाका है, जिसे वर्तमान में तलवनपुर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि गंग वंश की राजधानी कौन थी? तो याद रखेंगे तलवाड़ या तलवाड़ी, जो वर्तमान तलवनपुर कहलाता है। पल्लव नरेश, चालुक्य नरेश तथा कदम्बों के साथ वैवाहिक संबंध, इस कारण गंग वंश की शक्ति काफी बढ़ी। तो इस हरि बर्मन ने पल्लव वंश के साथ, चालुक्य वंश के साथ और कदम्ब वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का
विस्तार किया। याद रखेंगे कि इस हरिवर्मन ने पल्लव वंश, चालुक्य वंश और कदंब वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस कारण गंग वंश की शक्ति काफी बढ़ गई थी। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा सहायता, तो याद रखेंगे इसका एक छोटा भाई था अय्य वर्मा का इसके छोटे भाई कृष्ण वर्मा के साथ राज सिंहासन हेतु युद्ध। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के हस्तक्षेप के बाद दोनों भाइयों को आधा आधा राज्य मिला। दोनों भाइयों के पुत्रों का नाम सिंह वर्मन या सिंह वर्मा था। तो देखिए हरि वर्मा का एक छोटा भाई था कृष्ण वर्मा, अर्थात अय्य वर्मा का एक छोटा भाई था कृष्ण वर्मा। तो दोनों के बीच राज सिंहासन को लेकर युद्ध हुआ और इस युद्ध का हस्तक्षेप, इस युद्ध में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस अय्य वर्मन की अर्थात हरि वर्मन की सहायता की और इस सहायता के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के हस्तक्षेप के बाद हरि वर्मन और उसके छोटे भाई सिंह वर्मन दोनों को आधा आधा राज्य मिला। कृष्ण वर्मा, इसका छोटा भाई का नाम था कृष्ण वर्मा, तो कृष्ण वर्मा और हरि वर्मा को आधा आधा राज्य मिला और दोनों के पुत्रों का नाम था सिंह वर्मन या सिंह वर्मा। तो याद रखेंगे अय्य वर्मा का इसके छोटे भाई कृष्ण वर्मा के साथ राज सिंहासन हेतु युद्ध हुआ। इसमें पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के हस्तक्षेप के बाद दोनों भाइयों को आधा आधा राज्य प्राप्त हुआ और दोनों भाइयों के पुत्रों का नाम क्या था, तो सिंह वर्मन या सिंह वर्मा। योद्धा होने के साथ साथ शास्त्र, इतिहास एवं पुराणों का ज्ञाता, तो यह जो हरि वर्मन था योद्धा होने के साथ साथ शास्त्रों, इतिहास एवं पुराणों का भी ज्ञाता था। याद रखेंगे कि हरि वर्मा योद्धा होने के साथ साथ शास्त्रों, इतिहास एवं पुराणों का भी ज्ञाता था। हरि वर्मा के पुत्र को राजा पल्लव नरेश स्कंद वर्मा के द्वारा बनाया गया तथा विवाह कदंब नरेश कृष्ण वर्मा प्रथम की बहन से। इस विवाह से अविनीत नामक एक पुत्र का जन्म, जिसको उत्तराधिकारी बचपन में ही बना दिया गया था। तो हरि वर्मा के पुत्र को, हरि वर्मा का पुत्र क्या नाम था, तो सिंह वर्मन। तो हरि वर्मा को पुत्र को पल्लव नरेश स्कंद वर्मा के द्वारा राजा बना दिया गया और उसका विवाह कदंब नरेश कृष्ण वर्मा प्रथम की बहन से हुआ और इस विवाह से अविनीत नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और इसे बचपन में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। याद रखेंगे कि हरि वर्मा का पुत्र सिंह वर्मन को पल्लव नरेश स्कंद वर्मा के द्वारा राजा बनाया गया और इस सिंह वर्मन का जो विवाह था वह किससे हुआ, तो कदंब नरेश कृष्ण वर्मा की बहन से। और इस विवाह के बाद अवनीत नामक एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे बचपन में ही अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अगला शासक बनता है माधव तृतीय। माधव तृतीय जिसका शासनकाल लगभग 460 ईस्वी से 500 ईस्वी तक होता है। तो माधव तृतीय का शासनकाल लगभग 460 ईस्वी से 500 ईस्वी तक होता है। यह एक दबंग शासक था, लड़ाकू शासक था। इसका विवाह कदंब राजकुमारी से हुआ और इसके बाद अगला शासक बना अविनीत, जिसे बचपन में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, जो 500 से 540 ईस्वी तक शासक बना। अव्यवस्थ अवस्था में ही शासक नियुक्त। और इसे किसने शासक बनाया था, तो पल्लव नरेश स्कंद वर्मा ने। तो माधव तृतीय एक दबंग शासक था। इसका विवाह कदंब राजकुमारी से हुआ था और इसके बाद अगला शासक अविनीत बना, जो लगभग 500 से 540 ईस्वी तक रहा और यह अव्यवस्थ अवस्था में ही राजा नियुक्त कर दिया गया था।
इसके बाद इस वंश का सबसे महानतम शासक जिसका नाम था दुर्विनीत, वह लगभग 540 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इस गंग वंश का शासक रहा। तो पल्लव वंश का इस गंग वंश का सबसे महानतम शासक दुर्विनीत, जो 540 ईस्वी से लगभग 600 ईस्वी तक शासक रहा। तो पुन्नाड़ जो कि दक्षिण मैसूर का इलाका है, उससे उस समय पुन्नाड़ कहा जाता है। और कोंगू पर विजय, चालुक्यों से मैत्री एवं पल्लवों से शत्रुता। तो इस दुर्विनीत ने पुन्नाड़ जो कि दक्षिणी मैसूर का इलाका है और कोंगू पर विजय प्राप्त किया। साथ ही साथ इसने चालुक्यों से मैत्री संबंध स्थापित किया और पल्लवों से शत्रुता निभाई। तो दुर्विनीत ने पुन्नाड़ जो कि दक्षिण मैसूर का इलाका कहा जाता है और कोंगू पर विजय प्राप्त किया, चालुक्यों से मैत्री संबंध स्थापित किया, जबकि पल्लवों से शत्रुता निभाया। कांची के काड़ुवट्टी पर विजय, तो कांची के काड़ुवट्टी नामक शासक पर इसने विजय प्राप्त किया। किसने? तो दुर्विनीत ने। दुर्विनीत के द्वारा कांची के काड़ुवट्टी पर विजय प्राप्त किया गया। याद रखेंगे कि कांची के काड़ुवट्टी पर जीत प्राप्त की दुर्विनीत ने। संस्कृत का महान विद्वान तथा कन्नड़ का महान विद्वान, तो दुर्विनीत संस्कृत और कन्नड़ का महान विद्वान था। याद रखेंगे, यह खुद एक विद्वान शासक था। तो संस्कृत और कन्नड़ का महान विद्वान था दुर्विनीत। इसके गुरु का नाम था पूज्यपाद। तो दुर्विनीत के गुरु का क्या नाम था? पूज्यपाद। इसने महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की। तो रचना कौन कौन? तो शब्दावतार नामक ग्रंथ तथा प्राकृत बृहद कथा का संस्कृत में अनुवाद। तो दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की, जबकि प्राकृत भाषा में बृहद कथा का संस्कृत में अनुवाद किया। तो दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक एक ग्रंथ की रचना की, जबकि प्राकृत बृहद कथा का संस्कृत में अनुवाद किया गया। इसका दरबारी कवि महत्वपूर्ण है, VVI है। तो इसका एक दरबारी कवि था भारवी, जिसने किरातार्जुनियम की रचना की। तो इसका दरबारी कवि था भारवी, किरातार्जुनियम के रचयिता। तो दुर्विनीत के दरबारी कवि कौन थे? भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनियम की रचना की। किरातार्जुनियम के 15वें सर्ग का टीका किया। तो इस दुर्विनीत ने किरातार्जुनियम के 15वें सर्ग का टीका किया, अर्थात 15वें सर्ग का इसने टिप्पणी किया, इस पर कटाक्षेप किया, कटाक्ष किया। याद रखेंगे, गंग वंश का सबसे महान शासक, तो यह जो दुर्विनीत था, यह गंग वंश का सबसे महान शासक था। इसके बाद गंग वंश के अगले शासक मुस्कर, उसके बाद श्री विक्रम, उसके बाद भूविक्रम और उसके बाद शिवमार प्रथम। तो दुर्विनीत के बाद गंग वंश के अगले शासक बने मुस्कर, उसके बाद श्री विक्रम, उसके बाद भूविक्रम और उसके बाद शिवमार प्रथम। शिवमार प्रथम का जो शासन काल था वह लगभग 617 ईस्वी से 713 ईस्वी तक रहा। शिवनार प्रथम का शासन काल 670 ईस्वी से लगभग 713 ईस्वी तक रहा। और यह शिवमार प्रथम दुर्विनीत का परपौत्र था, अर्थात प्रनाती था। तो शिवमार प्रथम दुर्विनीत का परपौत्र था, अर्थात परनाती था। शिवमार प्रथम के बाद एक और महान शासक बना, जिसका नाम था श्री पुरुष। श्री पुरुष, जिसका शासनकाल लगभग 728 से 788 ईस्वी तक रहता है। तो शिवमार प्रथम के बाद श्री पुरुष अगला शासक बनता है, जिसका शासनकाल लगभग 728 से 788 ईस्वी तक रहता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और गंग वंश को कुछ देर के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसकी समाप्ति करेंगे। जो कि छोटा सा फैक्ट बचा है, तो स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद।
वेलकम बैक अगेन। तो एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गंग वंश को हम लोग देख रहे थे, तो उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं गंग वंश को। तो गंग वंश में अगला जो शासक बनता है उसका नाम था श्री पुरुष, जिसका शासन काल लगभग 728 ईस्वी से 788 ईस्वी तक होता है। तो अगला शासक गंग वंश या पश्चिमी गंग वंश का शासक बनता है श्री पुरुष, जिसका शासन काल 728 ईस्वी से लगभग 788 ईस्वी तक होता है। इसने राजधानी मान्यपुर को स्थापित किया। तो श्री पुरुष ने इस गंग वंश की राजधानी कहां बनाया? तो तलवाड़ी पहले थी और इसने बना दिया मान्यपुर। तो श्री पुरुष ने राजधानी मान्यपुर को बनाया, याद रखेंगे। इसके समय कोगु के ऊपर पांड्यों का अधिकार एवं श्री पुरुष का शासन पांड्यों के अधीन। तो श्री पुरुष के समय कोगु के ऊपर पांड्यों का अधिकार हो गया और श्री पुरुष का शासन पांड्यों के अधीन चलने लगा। याद रखेंगे कि श्री पुरुष के समय कोगु के ऊपर पांड्यों का अधिकार हो गया और श्री पुरुष का शासन पांड्यों के अधीन चलने लगा। इसका शासन काल समृद्धि का काल था। इसी कारण इसके राज्य को श्री राज्य की संज्ञा। तो श्री पुरुष के समय जो गंग वंश का शासन काल था वह काफी समृद्धि का काल था। इसी कारण इसके राज्य को श्री राज्य की संज्ञा दी गई है। तो श्री राज्य की संज्ञा श्री पुरुष के शासन काल को दी गई है, क्योंकि इसके शासन काल में गंग वंश में काफी समृद्धि हुआ था। याद रखेंगे, श्री पुरुष की अधीनता नोलंबवाड़ी अर्थात चितल दुर्ग जिला के लोग। तो श्री पुरुष के अधीन कहां के लोग थे? तो नोलंबवाड़ी, जिसे चितल दुर्ग जिला वर्तमान का है, वहां के लोग थे। तो श्री पुरुष के अधीन नीलंबवाड़ी अर्थात वर्तमान चितल दुर्ग जिला के लोग थे। याद रखेंगे कि श्री पुरुष के शासन काल में नोलंबवाड़ी के लोग अर्थात वर्तमान में जो चितल दुर्ग नामक जिला है, तो वहां के लोग उसके अधीन थे। कुछ दिनों तक उपराज के रूप में शासन एवं उपराज के रूप में जगेदक मल पर विजय। तो वाण वंश का शासक, जिसके बारे में हमने बताया भी था, जगेदक मल, तो कुछ दिनों तक यह श्री पुरुष उपराज के रूप में शासन किया, अर्थात राजा के अनुपलब्धि में शासन उपराज। और उसी उपराज के शासन काल के दौरान इसने जगेदक मल पर विजय प्राप्त किया। तो याद रखेंगे, कुछ दिनों तक उपराज के रूप में शासन एवं उपराज के रूप में जगेदक मल पर विजय। राजपूत नरेश कृष्ण प्रथम का आक्रमण 768 ईस्वी में, श्री पुरुष की पराजय एवं गंगवाड़ी पर अधिकार। तो 768 ईस्वी में राजपूत नरेश कृष्ण प्रथम 768 ईस्वी में इस श्री पुरुष पर आक्रमण करता है और श्री पुरुष की पराजय हो जाती है और गंगवाड़ी पर कृष्ण प्रथम का क्या हो जाता है? तो अधिकार हो जाता है, कब्जा हो जाता है। तो राजपूत नरेश कृष्ण प्रथम का आक्रमण 768 ईस्वी में, श्री पुरुष की पराजय एवं गंगवाड़ी पर कृष्ण प्रथम का अधिकार। तो यह तो था श्री पुरुष। इसके बाद इसका पुत्र शिवमार द्वितीय, जिसका शासनकाल 788 ईस्वी से लगभग 892 ईस्वी तक था। याद रखेंगे 812 ईस्वी तक याद। तो श्री पुरुष के बाद अगला शासक बनता है शिवमार द्वितीय, जिसका शासनकाल लगभग 788 ईस्वी से 812 ईस्वी तक था। श्री पुरुष का पुत्र एवं 788 ईस्वी में गंग वंश का अगला शासक। तो यह शिवमार द्वितीय श्री पुरुष का पुत्र था और 788 ईस्वी में गंग वंश का अगला शासक बना। राष्ट्रकूट शासक
ध्रुव का आक्रमण, शिवमार द्वितीय कैद, ध्रुव का पुत्र स्तंभ गंगवाड़ी का उपराज नियुक्त। तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारा वर्ष जो था शिवमार द्वितीय पर आक्रमण करता है और शिवमार द्वितीय को कैद कर लेता है और उसके बाद ध्रुव अपने पुत्र स्तंभ को गंगवाड़ी का उपराज नियुक्त कर देता है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का आक्रमण, शिवमार द्वितीय कैद, ध्रुव का पुत्र स्तंभ गंगवाड़ी का उपराज नियुक्त। तो शिवमार द्वितीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव आक्रमण करता है और शिवमार द्वितीय को कैद कर लेता है और ध्रुव अपने पुत्र स्तंभ को गंगवाड़ी का उपराज नियुक्त कर देता है। याद रखेंगे जब राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय का अपने बड़े भाई स्तंभ के साथ राज्याधिकार के प्रश्न पर झगड़ा हुआ तब गोविंद तृतीय ने उसे रिहा कर दिया, पर शिवमार द्वितीय ने स्तंभ का पक्ष लिया और फिर से शिवमार द्वितीय को कैद कर लिया गया। याद रखेंगे पर राष्ट्रकूटों ने शिवमार द्वितीय को बाद में इस आशा पर रिहा कर दिया कि शिवमार द्वितीय पूर्वी चालुक्यों के विरुद्ध राष्ट्रकूटों की सहायता करेगा। तो याद रखेंगे कि जब राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय का अपने बड़े भाई स्तंभ के साथ राज्याधिकार के प्रश्न पर झगड़ा हुआ तब गोविंद तृतीय ने उसे रिहा कर दिया। किसे? तो शिवमार द्वितीय को। और शिवमार द्वितीय ने स्तंभ का पक्ष लिया कि स्तंभ जो है अगला राष्ट्रकूट नरेश बनेगा। इसी कारण शिवमार द्वितीय को इस गोविंद तृतीय ने फिर से कैद कर लिया, लेकिन बाद में राष्ट्रकूटों ने शिवमार द्वितीय को इस आशा पर रिहा कर दिया कि जब पूर्वी चालुक्यों का आक्रमण होगा हम पर तो यह शिवमार द्वितीय हमारी सहायता करेगा। तो जब राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय का अपने बड़े भाई स्तंभ के साथ राज्याधिकार के प्रश्न पर झगड़ा हुआ तब गोविंद तृतीय ने इस शिवमार द्वितीय को रिहा कर दिया, पर शिवमार द्वितीय ने स्तंभ का पक्ष लिया और फिर से शिवमार द्वितीय को कैद कर लिया गया। पर राष्ट्रकूटों ने शिवमार द्वितीय को बाद में इस आशा पर रिहा कर दिया कि शिवमार द्वितीय पूर्वी चालुक्यों के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रकूटों की सहायता करेगा। विद्वान शासक, तर्क, दर्शन, नाटक, व्याकरण का ज्ञाता। तो यह जो शिवमार द्वितीय था यह एक विद्वान शासक था। तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक और यह व्याकरण का काफी ज्ञाता था। याद रखेंगे कन्नड़ भाषा में गज शतक की रचना। तो इस शिवमार द्वितीय ने कन्नड़ भाषा में गज शतक नामक एक ग्रंथ की भी रचना की। याद रखेंगे कि शिवमार द्वितीय ने कन्नड़ भाषा में गज शतक नामक एक ग्रंथ की रचना की। राष्ट्रकूटों के समय गंगवाड़ी का विभाजन, एक राज्य मार सिंह के द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापना, जिसमें मार सिंह पृथ्वीपति प्रथम, मार सिंह द्वितीय और पृथ्वीपति द्वितीय शासक बने, जबकि दूसरा राज्य इसका मार सिंह का भाई विजयादित्य के द्वारा बनाया गया। मार सिंह तथा विजयादित्य शिवमार द्वितीय के पुत्र थे। तो शिवमार द्वितीय के समय जब राष्ट्रकूटों के अधीन हो जाता है गंगवाड़ी, तो उसके समय गंगवाड़ी का विभाजन हो जाता है। किसमें? तो शिवमार द्वितीय के दोनों पुत्र मार सिंह और विजयादित्य में। मार सिंह ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जबकि विजयादित्य ने, उसका भाई विजयादित्य ने भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और मार सिंह के शासन काल में मार सिंह पृथ्वीपति प्रथम, मार सिंह द्वितीय और पृथ्वीपति द्वितीय ये सभी शासक हुए। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूटों के समय गंगवाड़ी का विभाजन, एक राज्य मार सिंह के द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापना, जिसमें मार सिंह
पृथ्वीपति प्रथम, मारसिंह द्वितीय और पृथ्वीपति द्वितीय शासक बने, जबकि दूसरा राज्य इस मारसिंह का भाई विजयादित्य के द्वारा बनाया गया। मारसिंह और विजयादित्य दोनों सीमार द्वितीय के पुत्र थे। इसके बाद अगला शासक आता है राजमल्ल प्रथम। तो शिवमार द्वितीय के बाद इस गंग वंश का अगला शासक आता है राजमल्ल प्रथम, जिसका शासनकाल लगभग 813 ईस्वी से 853 ईस्वी तक था। लगभग 813 ईस्वी से 853 ईस्वी तक। शिवमार द्वितीय का अपना कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण शिवमार द्वितीय का भतीजा एवं विजयादित्य का पुत्र तथा 813 ईस्वी में गंग वंश का अगला शासक, तो यह जो राजमल प्रथम था यह विजयादित्य का पुत्र था, क्योंकि शिवमार द्वितीय का अपना कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण विजयादित्य का पुत्र और शिवमार द्वितीय का भतीजा 813 ईस्वी के लगभग गंग वंश का अगला शासक नियुक्त हुआ, जिसका नाम था राजमल्ल प्रथम। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम की आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा, तो इस राजमल प्रथम के समय राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम का आक्रमण होता है, लेकिन राजमल प्रथम ने अमोघ वर्ष प्रथम के आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित बचा लेता है। तो राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम की आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा कौन करता है? तो राजमल्ल प्रथम। इसके बाद अगला शासक बनता है नीति मार्ग प्रथम। नीति मार्ग प्रथम, जिसका शासनकाल लगभग 853 ईस्वी से 870 ईस्वी के बीच होता है। तो नीति मार्ग प्रथम का शासनकाल लगभग 853 ईस्वी से 870 ईस्वी के बीच होता है। 853 ईस्वी में राजमल्ल प्रथम का पुत्र नीति मार्ग प्रथम गंग वंश का अगला शासक, तो 853 ईस्वी के लगभग राजमल्ल प्रथम का पुत्र नीति मार्ग प्रथम गंग वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। राष्ट्रकूटों को पराजित कर गंगवाड़ी पर पुनः कब्जा एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना, फलस्वरूप अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री चंद्रोबेलब्बा का विवाह नीति मार्ग प्रथम का पुत्र बुतुग प्रथम से। तो राष्ट्रकूटों को पराजित करके इस नीति मार्ग प्रथम ने गंगवाड़ी पर पुनः कब्जा किया और एक बार फिर से गंगवाड़ी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इससे प्रसन्न होकर अमोघ वर्ष प्रथम ने अपनी पुत्री चंद्रोबेलब्बा का विवाह नीति मार्ग प्रथम के पुत्र बुतुग प्रथम से कर दी। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूटों को पराजित कर गंगवाड़ी पर पुनः कब्जा एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना, फलस्वरूप अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री चंद्रोबेलब्बा का विवाह नीति मार्ग प्रथम के पुत्र बुतुग प्रथम से। याद रखेंगे बुतुग प्रथम तथा इसके छोटे भाई राजमल्ल द्वितीय, जिसका शासनकाल लगभग 870 ईस्वी से 907 ईस्वी तक रहता है, के द्वारा पूर्वी चालुक्यों पर विजय तथा इनके द्वारा पांड्यों के विरुद्ध पल्लवों की सहायता। तो बुतुग प्रथम और इसके छोटे भाई, जिसका नाम था राजमल्ल द्वितीय और उसका शासनकाल लगभग 870 ईस्वी से 907 ईस्वी तक था। तो बुतुग प्रथम और इसका छोटा भाई राजमल्ल द्वितीय ने पूर्वी चालुक्यों पर विजय प्राप्त किया। दोनों मिलकर विजय प्राप्त किए और इन्होंने पांड्यों के विरुद्ध पल्लवों की सहायता की। याद रखेंगे। तो बुतुग प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो राजमल्ल द्वितीय, जो कि बुतुग प्रथम का छोटा भाई था, जिसका शासनकाल लगभग 870 ईस्वी से 907 ईस्वी तक था। और इन दोनों ने मिलकर बुतुग प्रथम और राजमल्ल द्वितीय ने पूर्वी चालुक्यों पर विजय प्राप्त किया और पांड्यों के विरुद्ध पल्लवों की सहायता की। बुतुग प्रथम की असामयिक मृत्यु के बाद राजमल्ल द्वितीय का पुत्र
नीति मार्ग द्वितीय अगला शासक। तो बुतुग प्रथम की असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजमल्ल द्वितीय का पुत्र नीति मार्ग द्वितीय गंग वंश का अगला शासक बनता है। तो अगला शासक बनता है नीति मार्ग द्वितीय, जिसका शासनकाल लगभग 907 ईस्वी से 937 ईस्वी तक था। तो नीति मार्ग द्वितीय का शासनकाल लगभग 907 ईस्वी से 937 ईस्वी तक था। संक्षिप्त शासनकाल पर गंगवाड़ी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। तो नीति मार्ग द्वितीय का शासनकाल संक्षिप्त था, छोटा था, लेकिन इस संक्षिप्त शासनकाल में भी गंगवाड़ी में अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ की, मजबूत की। किसने? तो नीति मार्ग द्वितीय ने। इसके बाद अगला शासक बनता है राजमल्ल तृतीय। तो नीति मार्ग द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है राजमल्ल तृतीय। 937 ईस्वी में पुत्र बुतुक द्वितीय के द्वारा हत्या तथा अगला शासक बुतुक द्वितीय राजमल्ल तृतीय की 937 ईस्वी में बुतुक द्वितीय ने हत्या कर दिया और इसके बाद अगला शासक बना बुतुक द्वितीय। इसके बाद शासक बना बुतुक द्वितीय। इसका विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की बहन रेवका से हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुतुक द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की बहन रेवका से। तो कृष्ण तृतीय की बहन कौन थी? उसका नाम था रेवका और उसकी शादी हुई थी बुतुक द्वितीय से, जो कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की बहन थी रेवका। तकोल्लम तकोल्लम के युद्ध क्षेत्र में तकोल्लम के युद्ध क्षेत्र में राजादित्य की हत्या, परिणाम स्वरूप कृष्ण तृतीय के द्वारा पुरस्कार स्वरूप बनवासी का प्रांत प्रदान। याद रखेंगे कि तकोल्लम के युद्ध क्षेत्र में इस बुतुक द्वितीय ने राजादित्य की हत्या कर दी। इसी के परिणाम स्वरूप कृष्ण द्वितीय ने पुरस्कार स्वरूप बुतुक द्वितीय को बनवासी का प्रांत प्रदान किया। याद रखेंगे कि तकोल्लम के युद्ध क्षेत्र में राजादित्य की हत्या कर दी बुतुक द्वितीय ने और इसी के परिणाम स्वरूप कृष्ण द्वितीय ने पुरस्कार स्वरूप बनवासी का प्रांत प्रदान किया। 20 बरस राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत के रूप में शासन। तो 20 बरस राष्ट्रकूटों के अधीन शासन किस रूप में? तो सामंत रूप में। तो यह बुतुक द्वितीय 20 बरस राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत के रूप में शासन किया। इसके बाद अगला शासक बनता है मानसिंह तृतीय। मानसिंह तृतीय राष्ट्रकूटों के साथ मैत्री संबंध बरकरार कर राष्ट्रकूटों के नरेश कृष्ण तृतीय की मालवा तथा गुजरात के विजय अभियान में सहायता। तो इसने भी बुतुक द्वितीय की तरह राष्ट्रकूटों के साथ मैत्रिक संबंध को बनाए रखा। किसने? तो मानसिंह तृतीय ने। और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की मालवा और गुजरात के विजय अभियान में किसकी? कृष्ण तृतीय की सहायता की। तो राष्ट्रकूटों के साथ मैत्री संबंध बरकरार कर राष्ट्रकूटों के नरेश कृष्ण तृतीय की मालवा तथा गुजरात के विजय अभियान में सहायता किसने किया? तो मानसिंह तृतीय ने। जैन होने के कारण सलेखन उपवास कर मरना, विधि से अन्न जल त्याग कर आत्महत्या। तो जैन धर्म में एक सलेखन विधि है। महावीर ने भी इसी उपवास का त्याग कर अपनी आत्महत्या की थी, अपने प्राण त्यागे थे। तो जैन धर्म यह जो था मानसिंह तृतीय जैन धर्म का मतानुयायी था। तो जैन धर्म होने के कारण इसने सलेखन विधि से, सलेखन का मतलब होता है अन्न जल त्याग कर अपने प्राण का त्याग, जो कि जैन धर्म में काफी प्रचलित है।
तो जैन होने के कारण सलेखन अर्थात उपवास कर मरना विधि से अन्न जल त्याग कर इसने आत्महत्या कर दी। किसने? तो मानसिंह तृतीय ने। याद रखेंगे। नोलंबो की राजधानी उच्चंगी पर अधिकार कृष्ण तृतीय की सहायता से एवं नोलंब कुलातांग की उपाधि। याद रखेंगे कि कृष्ण तृतीय की सहायता से इस मानसिंह तृतीय ने नोलंबो की राजधानी उच्चंगी पर अधिकार कर लिया और इसके बाद नोलंब कुलातंक की उपाधि धारण की। याद रखेंगे। तो नोलंबो की राजधानी उच्चंगी पर अधिकार किसकी सहायता से? तो कृष्ण तृतीय की सहायता से किया। किसने? तो मानसिंह तृतीय ने। और उसके बाद नोलंब कुलातंक की उपाधि धारण की। इसके बाद अगला शासक बनता है मानसिंह तृतीय के बाद राजमल चतुर्थ और उसके बाद अंतिम शासक रक्कस। तो राजमल चतुर्थ के छोटे भाई रक्कस जो कि अंतिम शासक था, चोलों के द्वारा 1004 ईस्वी में पराजित एवं गंग वंश की समाप्ति, राजराज चोल के अधीन गंग वंश की अधीनता स्वीकार। तो अंतिम अगला जो शासक बनता है मानसिंह तृतीय के बाद उसका नाम था राजमल्ल चतुर्थ और उसके बाद अंतिम शासक बनता है रक्कस। तो 1004 ईस्वी में चोल नरेश राजराज चोल ने इस रक्कस को पराजित करके गंग वंश की समाप्ति कर दी और पूरे गंग वंश सहित गंगवाड़ी को अपने अधीन कर लिया और गंग वंशों ने चोलों की अधीनता आसानी से स्वीकार कर ली और इसके बाद इस गंग वंश की समाप्ति हो जाती है। तो अगला जो शासक बनता है मानसिंह तृतीय के बाद राजमल्ल चतुर्थ और उसके बाद रक्कस जो कि अंतिम शासक था इस गंग वंश का। राजमल्ल चतुर्थ के छोटे भाई था। तो यह जो रक्कस था राजमल्ल चतुर्थ का छोटा भाई था और अंतिम शासक था गंग वंश का। चोलों के द्वारा 1004 ईस्वी में यह पराजित हो जाता है। कौन? रक्कस। और गंग वंश की समाप्ति हो जाती है। और यह समाप्ति किसने की? तो चोल नरेश राजराजा चोल और राजराजा चोल ने गंग वंश के पूरे साम्राज्य अर्थात गंगवाड़ी को अपने अधीन कर लिया और गंग वंश आसानी से इस गंगवाड़ी को गंग वंश आसानी से चोलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार चोलों के अधीन हो जाता है गंग वंश और यह गंग वंश की समाप्ति हो जाती है। तो यह तो था दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश जिसका नाम था गंग वंश। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे छोटा सा दक्षिण भारत का ही इसका पड़ोसी था जिसका नाम था कदंब वंश और एक इसके बाद देखेंगे दिल्ली का तोमर वंश। दोनों एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। केवल संस्थापक और कुछ अन्य फैक्ट पूछे जाते हैं तो इसके बाद राजपूत वंश हो जाएगा समाप्त और एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे पल्लवों के बारे में जो एक महान वंश था। तो यह तो था गंग वंश। एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे कदंब वंश और दिल्ली के तोमर वंश के साथ अगले वीडियो में। तब तक